नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीगल मेथड सब्जेक्ट के यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, तो आप लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस पर जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं फुल वीडियो। ये वीडियो आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ओरिएंटेड रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हमारे यूनिट 2 लीगल मेथड सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें, कैसे आंसर लिखना है, क्या उसमें कवर करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग सिलेबस देख पा रहे होंगे, तो आईपी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें यूनिट 2 का अगर आप हेडिंग देखेंगे तो उसमें सोर्सेज ऑफ लॉ की बात कर रहा है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ ही पूरी यूनिट में कवर्ड है हमारी में, जिसमें सबसे पहले है कस्टमरी लॉ, उसके बाद है प्रेसिडेंट्स, उसके बाद है लेजिस्लेशन। तो ये 3 सोर्सेज ऑफ लॉ ही कवर्ड है। अब अगर मैं इसको मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो ये तीनों में से 2 टॉपिक जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, पहला कस्टमरी लॉ और दूसरा लेजिस्लेशन, जो कि 12.5 मार्क्स में यानी कि 12.5 मार्क्स में रेलिवेंट हो सकता है। और इन 3 में से एक ना एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब बात करेंगे कि आज की वीडियो में पीपीटी के थ्रू मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई हैं कि कस्टमरी लॉ के अंदर क्या क्या आएगा, प्रेसिडेंट के अंदर क्या क्या आएगा, लेजिस्लेशन के अंदर क्या क्या आएगा। तो पीपीटी में ही ये सारी चीज़ें कवर्ड है। और साथ ही पीपीटी की स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा एक फ्लो चार्ट हर टॉपिक के लिए, जो कि आपको हेडिंग हेडिंग याद करने में ईजी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बताता रहा हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर कि आंसर लिखने के 2 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है वो सिनॉप्सिस वाला होता है, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है फ्लो चार्ट। मैं इस वीडियो पे फ्लो चार्ट वाले मेथड को फॉलो करने वाला हूँ। जिनको सिनॉप्सिस वाला मेथड पसंद है वो सेम फ्लो चार्ट को सिनॉप्सिस बना के लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कस्टम्स का फ्लो चार्ट अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। इसमें सबसे पहले बताएंगे इंट्रोडक्शन कि कस्टम्स होते क्या है, कैसी चीज़ें क्या कस्टम के अंदर कवर्ड है। उसके बाद एसेंशियल्स बताएंगे, उसके एसेंशियल्स क्या है, किसी भी चीज़ को कस्टमरी लॉ बनने में क्या एसेंशियल लगते हैं। उसके बाद वेरियस एग्जाम्पल जो आज तक की आप जो हमारा इंडियन लॉ है उसमें आज तक का कौन से ऐसे कस्टम्स है जिनको हमने लॉ बनाया है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये स्पेशली एड ऑन है मेरी तरफ से, जिसमें आप ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो कस्टम तो थी बट लॉ नहीं बन पाई। तो ये चीज़ आप मेंशन करेंगे इस वाले के अंदर, और ये लास्ट में आपका कंक्लूजन रहेगा कि आपका क्या इसमें पॉइंट्स है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे सिंपली कि कस्टम्स क्या होते हैं। कस्टम्स जो होते हैं वो यूजेज होते हैं और प्रैक्टिस होती है जो कि एंशियंट टाइम से फॉलो की जा रही है। एंशियंट टाइम का मतलब क्या है? फॉलोड फ्रॉम टाइम। तो ये हो गया कस्टम की डेफिनेशन। दैट इज द यूजेज एंड प्रैक्टिसेस दैट डेट बैक टू एंशियंट टाइम्स, जो कि फॉलो किए जा रहे हैं। मतलब इसका ये हो गया कि जो कि फॉलो किए जा रहे हैं टाइम इमेमोरियल से। कस्टम इज अ हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑब्जर्व इन यूनिफॉर्मिटी, मतलब लगातार फॉलो हो रहा है, यूनिफॉर्मली फॉलो हो रहा है, कोई भी बिना डिफरेंस के, एंड वॉलंटरली बाय द पीपल कंसर्न, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग। सबसे पुरानी फॉर्म जो लॉ मेकिंग की वो है कस्टम। ठीक है। उसके बाद इन प्रिमिटिव सोसाइटीज द ह्यूमन कंडक्ट वाज रेगुलेटेड बाय प्रैक्टिसेस दैट ग्रू अप स्पॉन्टेनियसली एंड वर लेटर अडॉप्टेड बाय द पीपल। तो ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखनी है। क्या कि यूजेज है, प्रैक्टिस है जो कि एंशियंट टाइम से फॉलो हो रही है, टाइम मेमोरियल से। उसके बाद यूनिफॉर्मली फॉलो हो रही है, ये इसका की पॉइंट है। उसके बाद ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है लॉ मेकिंग का, और ये लेटर अडॉप्टेड बाय पीपल है। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है लॉ मेकिंग का। तो ये हो गया कस्टम के बारे में। उसके बाद अब बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम, कि वैलिड कस्टम के एसेंशियल्स क्या होते हैं। जो पहले आपने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था वो था टाइम इमेमोरियल, मतलब बहुत ही पुराने समय से फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल वही हो गया, सेंचुरीज ओल्ड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट का एसेंशियल अगर हम देखें तो ये है कि इट मस्ट बी रीजनेबल एंड स्टिल प्रैक्टिस बाय सोसाइटी एट लार्ज। ये नहीं कि 2-4% उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहली बात इसके अंदर आती है रीजनेबिलिटी की। ऐसा नहीं कि जो कि अनरीजनेबल कोई प्रैक्टिस हो जो किसी को एक बर्डन टाइप का या एक हिंडर टाइप का क्रिएट करती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कस्टम। और साथ ही जो है वो सोसाइटी एट लार्ज के थ्रू प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको मल्टीपल लोगों को प्रैक्टिस करना ही चाहिए, तभी उसको आप कस्टमरी लॉ की तरह डील कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इट मस्ट नॉट बी, नॉट ये शब्द बहुत मैंडेटरी है यहाँ पे, कि
जो कस्टम होगा वो नॉट कॉन्ट्रेरी टू जस्टिस एंड इक्विटी होना चाहिए, नॉट कॉन्ट्रेरी टू जस्टिस एंड इक्विटी। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जो कस्टम होगा वो इन लाइन विद लॉ होना चाहिए, जो कस्टम होना चाहिए वो इन लाइन विद जस्टिस एंड इक्विटी होना चाहिए। मतलब किसी के साथ ऐसा कस्टमर नहीं होना चाहिए जो कि इनजस्टिस क्रिएट कर रहा होगा। अभी हमने जो फ्लो चार्ट डिस्कस किया था उसमें एक पॉइंट हमने लिखा था ना कि जो कस्टम्स जो कि लॉ नहीं बन पाए उनका क्या एग्जांपल होंगे, तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे जस्टिस और इक्विटी को वायलेट करने वाली चीजें कस्टम भी होने के बाद भी उनको लॉ नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंटिन्यूटी, कि जो कस्टम हो जिसको आप लॉ बनाने की बात कर रहे हैं उसमें कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो गया तो वो कस्टम को लॉ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कंटिन्यूअस फॉलो करना उसको जरूरी है। उसके बाद अब जो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे कि इसमें कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि कस्टम्स थे जिनको हमने बाद में लॉ बना दिया। तो सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट। मैरिज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी मैरिज एक्ट उठा लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट हो गई या सक्सेशन लॉज हो गए जिसमें आती है हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो ये आपके कस्टम्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। साथ में जो मैरिज लॉज हैं जिसमें मुस्लिम मैरिज, ये भी उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से गवर्न होती हैं जो कि कस्टमरी माने जाते हैं, जिसमें इंडिया का अभी तक कोई लॉ नहीं है। इसमें हम बात एक और चीज की करेंगे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आर्टिकल 44 में गवर्नड है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जब तक यूसीसी नहीं आ जाता पूरे इंडिया में तब तक जो मुस्लिम मैरिज है, हिंदू मैरिज है, ये सारी की सारी मैरिजेस और साथ में इनके सक्सेशन के लॉज जो हैं वो गवर्न होंगे कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें हम एक और चीज के मेंशन करेंगे जो कि सेक्शन 13 की बात करता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। ये चीज आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी होगी क्योंकि फर्स्ट ईयर ही है, बट मैं आपको एक इंटरकनेक्शन बता देता हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा जिसका सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात करता है जो कि जो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे किसी भी कस्टम को प्रूव करने के लिए, कस्टमरी लॉ को प्रूव करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्ट हुआ, वो एक्ट किस कस्टम के हिसाब से हुआ। जैसे अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसमें ये चीज मेंशन है, बाय कस्टम्स ऑफ ब्राइड और ग्रूम। तो एक तो सप्तपति मेंशन है, सप्तपति मेंशन है मतलब सात फेरा। अगर सात फेरा नहीं हो रहे हैं तो फिर इन दैट केस कस्टम्स बाय ब्राइड और ग्रूम। तो अब जब डिस्प्यूट होगा तो अगर कोई भी एक ऐसा क्लेम है, कोई एक ऐसा एविडेंस है या ऐसा फैक्ट है जो कि प्रूव करता है कि वो कस्टम उस ब्राइड के या उस ग्रूम के अकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है, तो वो फैक्ट सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग उस केस में रेलिवेंट होगा। तो ये चीजें आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे कस्टम्स विच कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड एज लॉ। अभी मैंने बात करी थी ना आपसे जब फ्लो चार्ट बना रहा था, तो इसमें ही हम मेंशन करेंगे कि ऐसे कस्टम कि जो कि लॉ नहीं बन पाए, जैसे कि ये डॉटर्स राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में डॉटर का राइट पहले कभी नहीं था, बट ये एक कस्टम तो था, बट ये लॉ क्यों नहीं बन पाया, उसका कारण सिंपल सा इतना है। सबसे पहला रीजन इसका ये है कि अगेंस्ट इक्वालिटी, और सेकंड जो रीजन है वो ये है कि क्योंकि अगेंस्ट इक्वालिटी है तो ये अगेंस्ट जस्टिस भी हुआ, तो इसलिए ये चीज मेंशन नहीं की जाएगी, तो इसलिए ये चीज लॉ नहीं बन पाई। उसमें ही सेकंड एग्जांपल जो है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। इसी में सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो सती प्रथा, सती प्रथा भी बैन कर दी गई, सेम अगेंस्ट इक्वालिटी, अगेंस्ट जस्टिस, अगेंस्ट उसमें थर्ड पॉइंट भी है अगेंस्ट राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है राइट टू लाइफ की। तो ये भी कस्टम था बट ये भी प्रिवेल नहीं हो सका बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द जस्टिस, अगेंस्ट द सोसाइटी, और ये वाला भी कस्टम था और ये भी लॉ नहीं बन पाया क्योंकि इट वाज अगेंस्ट द जस्टिस। उसके बाद थर्ड बात करें अगर हम, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो ट्रिपल तलाक वाला कॉन्सेप्ट है वो भी कस्टमरी तो है बट वो लॉ नहीं बन पाया क्योंकि वो अगेंस्ट इक्वालिटी था, अगेंस्ट जस्टिस था। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद अब प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं। प्रेसिडेंट्स के अंदर फिर से आपका वही टेक्निक, फ्लो चार्ट बनाएंगे आप सबसे पहले। तो वही हेडिंग प्रेसिडेंट की हो गई, उसमें सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर पे आ जाएगा हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि प्रेसिडेंट्स की बात करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल्स, और फिफ्थ पॉइंट वही आपका कंक्लूजन। तो ये सारे फ्लो चार्ट बन जाएगा आपका प्रेसिडेंट का। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की।
इंट्रोडक्शन में जो है सिंपली इसी में आप जो है मैंने ये लिख दिया है पैराग्राफ, इसमें आप अपना की पॉइंट इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है वो कॉमन लॉ से आया है, ठीक है। मैं आपकी थोड़ी हेल्प भी कर दूंगा इसमें कि कॉमन लॉ से आया है। कॉमन लॉ कहाँ का कॉन्सेप्ट है? इंग्लैंड का, ठीक है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लॉ, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं प्रेसिडेंट आर आल्सो नोन एज जज मेड लॉ, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट की डेफिनेशन। ये आप लिख देंगे इट इज आल्सो नोन एज जज मेड लॉ और प्रीटी कॉमन इन कॉमन लॉ सिस्टम कंट्री जिसका नाम है इंग्लैंड। इट इज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लॉ, इट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंग्लिश लॉ। मैं पहले ही बोल रहा था कि ये जो है वो इंग्लिश लॉ का कॉमन फीचर है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन लॉ, कॉमन लॉ भी बोलते हैं इसको। प्रेसिडेंट मीन्स द प्रीवियस इंस्टेंस और केस डिसीजन, मतलब इसको इसका मीनिंग क्या है कि प्रीवियसली क्या हेल्ड हुआ है किसी केस में, उसके फैक्ट्स क्या कहते हैं, उसकी जजमेंट क्या कहती है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। और जैसा पहले केस में हेल्ड हो चुका है वैसा ही हम एग्जाम्पल के रूप में सब्सिक्वेंट केसेस में देखेंगे कि जो पहले हेल्ड हुआ है उसी को हम एग्जाम्पल बना के सब्सिक्वेंट केसेस में देखेंगे। उसके बाद ये एक डेफिनेशन है जूरिस्ट की, कीटन की, जुडिशियल प्रेसिडेंट इज अ डिसीजन टू विच अथॉरिटी हैज इन सम मेजर बीन अटैच्ड, मतलब जो भी केस आया है उसको फैक्ट से प्रेसिडेंट से लिंक करके कि पहले ऐसा केस में क्या हेल्ड हुआ है उस चीज को हेल्ड करके हम उस फैक्ट्स को डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। तो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, इसमें आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक एपेक्स कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा ये सबसे ऊपर है, फिर हाई कोर्ट, ये हर स्टेट का होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स ऑब्लिक सेशंस कोर्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाएगा जेएम फर्स्ट, जेएम सेकेंड, सीजेएम, और इसमें आ जाएगा असिस्टेंट सेशन जज और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स सीजेएम, और इसी में आ जाएगा आपका सिविल जज। ये सारे ऐसे करके एक चार्ट है जिसमें सबसे हाईएस्ट कोर्ट और लोएस्ट कोर्ट की ऐसे डायरेक्शन आप मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, यह स्टेट का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, और इसके अंदर ये सारे जजेस, ठीक है। ये सारे जजेस डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के अंडर होते हैं। इस फ्लो चार्ट को मेंशन करने के बाद आप ये समझ लीजिए फ्लो चार्ट मैंने क्यों मेंशन कराया है। इसी के साथ आप लिखेंगे जो द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो कि उसी स्टेट के हैं, उसी स्टेट के। ऐसा नहीं होगा दिल्ली के हाई कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग हो जाएगा हरियाणा के हाई कोर्ट पे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक वैल्यू जरूर रखता है बट बाइंडिंग नहीं होगा। अगर हरियाणा के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उस दिल्ली के हाई कोर्ट के डिसीजन के एंटी कुछ फैसला दे देते हैं तो वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानी जाएगी या उसको अनइंफोर्सेबल नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये हो गया हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद जो फ्लो चार्ट में मैंने मेंशन कराया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स, इसमें हम जो है बात करेंगे आर्टिकल 141 की। इसमें क्लियरली जो चीज मैंने हायरार्की में आपको मेंशन कराई है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग। शैल लिखा है यहाँ पे, कोई ऑप्शन ये नहीं है कि आप मानो चाहे मत मानो, शैल है, आपको मानना ही पड़ेगा। बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो वो ऑल दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे वो चीज बाइंडिंग होगी ही होगी इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया में कौन से प्रेसिडेंट को हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ सकते हैं, वो है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें जो है प्रोसीजर फॉर अरेस्ट दिया हुआ था कि किस केसेस में आप अरेस्ट करेंगे, किस केस में नहीं करेंगे। ये दो केसेस आपको इंपॉर्टेंट मेंशन करने ही करने हैं अपने आंसर में। तो इसमें प्रोसीजर फॉर अरेस्ट दिया हुआ था, ठीक है, कि जो जब भी कोई भी कंप्लेंट आएगी तो उसमें किस केसेस में आप अरेस्ट करना मैंडेटरी होगा, किस में नहीं होगा, नॉट मैंडेटरी। तो ये चीजें डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बताई गई थी। और साथ ही इस प्रोसीजर को एज हम लॉ मानते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया हुआ है और इसको पुलिस फॉलो करती है। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हो गया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क के बारे में गाइडलाइंस दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि तब तक जिस टाइम का ये केस है उस टाइम तक कोई भी ऐसी गाइडलाइंस मेंशन नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने ये गाइडलाइंस दी थी। और ये ऑर्डर तब तक वैलिड रहा था जब तक ये वाला एक्ट, ये जो है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में जब तक ये एक्ट नहीं आ गया था तब तक इसी गाइडलाइंस के इस चीज का प्रिवेंशन हो पाया था एट वर्क प्लेस का। और साथ ही इस जजमेंट की वजह से ही ये गाइडलाइंस आई हैं। ठीक है, तो ये चीज एग्जांपल्स हैं प्रेसिडेंट के इंडिया के अंदर। तो ये दो एग्जांपल्स, दो केस लॉ आपको याद ही करने हैं जो कि आपको मेंशन करने पड़ेंगे अपने आंसर में फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स। अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का वो है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो फिर से इसमें सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनेगा। इंट्रोडक्शन आ गया, फिर आ गया सेपरेशन ऑफ पावर, उसके बाद आ जाएगा रोल ऑफ ईच अथॉरिटी, फिर आ जाएगा लिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर फिर से एक फ्लो चार्ट आएगा जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो होगी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सेकंड में हम बात करेंगे मिस्चिफ रूल, थर्ड में हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव डिबेट्स, फोर्थ में हमारा रहेगा रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, अब इसी में जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, तो ये सारा लेजिस्लेचर के अंदर आपका एक फ्लो चार्ट आएगा और ये आपको अपने आंसर में सारी चीजें मेंशन करनी है। अगर आप फ्लो चार्ट मेथड मेंशन कर रहे हैं तो आप ऐसे बना दीजिए, अगर आप सिनॉप्सिस मेंशन करें तो 1 2 3 4 5 मेंशन 5 और ये 6 मेंशन करके इन सब नीचे वाले पॉइंट्स को आप ए बी सी और डी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब शुरुआत करते हैं लेजिस्लेचर की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपको मैंने एक डेफिनेशन सिंपल से लिख के दे दी है, आप इसको पढ़ के अपने हिसाब से इसमें की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मेंशन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। मोस्ट एसेंशियल सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, सबसे पहला की पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि लेजिस्लेचर जो है वो कंसिडर्ड है एज मोस्ट एसेंशियल सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये लेजिस्लेशन जो है वो डिराइव्ड है लेजिस मीनिंग लॉ, लेजिस का मीनिंग लॉ, एंड लैक्टम विच मीन्स टू सेट और टू मेक। ठीक है, तो ये हो गया लेजिस्लेचर का मतलब। उसके बाद ये इंडियन पैटर्न आ जाएगा कि द पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। ये आ गया हमारा इंडिया का लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे आगे। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें हम बात करेंगे 3 बॉडीज की। जो हमारा इंडिया का पैटर्न है उसमें ये चीज 3 बॉडीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी। ये 3 जो है वो हो गया सेपरेशन ऑफ पावर्स। इनमें से इनका रोल अगर मैं मेंशन करूं तो रोल ऑफ ईच अथॉरिटी, लेजिस्लेचर का रोल क्या है? लॉ मेकिंग, अभी आपने आगे पैरा में पढ़ा। ठीक है, इसका क्या काम है? इन्फोर्स लॉ। साथ में कभी कभार जो लेजिस्लेचर है वो उसको डेलीगेट करती है कि आप एग्जीक्यूटिव के हिसाब से टू इन्फोर्स लॉ कुछ एक लॉ बना लीजिए। तो ये भी पावर है एग्जीक्यूटिव की, व्हेन डेलीगेटेड विद लेजिस्लेचर देन इन दैट केस दे कैन आल्सो मेक लॉ। उसके बाद जुडिशरी का काम है टू एंटरटेन डिस्प्यूट्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ। तो ये जुडिशरी का काम है। तो ये तीनों का रोल हो गया क्लियर। लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग और टू डेलीगेट, कि अपना लॉ मेकिंग का प्रोसेस डेलीगेट कर दिया जब भी ओवरबर्डन होगी। डेलीगेशन के बाद एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ बना उसको इन्फोर्स करना, पुलिस वगैरह जैसे होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, और साथ ही में जो डेलीगेटेड पावर दी गई है उसके हिसाब से कुछ लॉ बनाना जो कि वो एग्जीक्यूट कराया जा सके फॉर सोसाइटीज अपलिफ्टमेंट। उसके बाद जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी का काम है एंटरटेन डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं लॉ मेकिंग के बाद वो डिस्प्यूट्स को केस के थ्रू एंटरटेन करे और साथ ही में जो लॉ का ब्रीच है उसके लिए उसको पनिश करे। ठीक है, ताकि एक सोसाइटी में बैलेंस ऑफ पावर हो सके। तो ये हो गया। उसके बाद अब बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, वो है लिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम बात करेंगे इसमें, हम बात करेंगे शेड्यूल
7। शेड्यूल 7 में जो लिस्ट है वो गिवन है, उसमें 3 तरह की लिस्ट है। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट शेड्यूल 7 में गिवन है। अब आपको क्लियर हो जाएगा नाम सुनते ही कि यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट ये आता है कि ये लिस्ट क्या है। इस लिस्ट में जो है हमें सब्जेक्ट्स मेंशन है जो कि सेंट्रल के अंदर आते हैं या स्टेट के अंदर आते हैं लॉ बनने के लिए, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो सेंट्रल का लॉ, जो कॉन्करेंट लिस्ट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7 शेड्यूल में यही चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीज बनाने के बाद शो द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट कंसर्निंग सर्टेन सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट हैज टोटल ऑफ 97 सब्जेक्ट्स। इसलिए आप अगर याद रखेंगे तो आपके आंसर के लिए उतना अच्छा। 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में है और स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब ये लास्ट टॉपिक है आज का और उसके बाद आपकी यूनिट खत्म। तो इंटरप्रिटेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसमें अगर समझ लीजिए 2 पॉइंट मेंशन है, ए और बी। किसी भी लॉ के अंदर 2 लॉ है सपोज कोई भी, और उसमें 2 पॉइंट ये मेंशन, ये पॉइंट आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट है ये। तो हमें क्या करना है, हार्मोनियस मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इन दोनों ही पॉइंट का इस तरीके से कुछ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कराएगी कि इन दोनों का जो कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाए, कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करेगी और इन दोनों को एक साथ एक हार्मोनी में ले आएगी, हार्मोनी में ले आएगी, और हार्मोनी में आने के बाद दोनों ही चीजें जो है वो वैलिड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। To construct in such a way that the law which is looking to be contradicting to each other comes at harmony। तो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद मिस्चीफ रूल की अगर हम बात करें तो मिस्चीफ रूल ये है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, कोई भी लॉ बनाया गया तो उसका बनाने का रीजन क्या होता है, एक सोसाइटी में मिस्चीफ क्रिएटेड होता है, मिस्चीफ क्रिएटेड होता है जिसकी वजह से लॉ फॉर्मेशन किया जाता है ताकि उस मिस्चिफ को रिमूव किया जा सके, तो जो लॉ बनाया गया उसका एक एम्ड मिस्चिफ होता है। तो जब भी हम इस लॉ का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि उस इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो उसका मेन एम है टू रिमूव दिस मिस्चिफ, उस चीज को रिमूव किया जा सके, उसके इंटरप्रिटेशन को। ऐसा ना हो कि उसका इंटरप्रिटेशन इस एम को ही डिस्ट्रॉय कर दे, कि वो मिस्चिफ ही खत्म ना हो पाए। तो इस तरीके का इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है लेजिस्लेटिव डिबेट्स। तो लेजिस्लेटिव डिबेट्स क्या होती हैं, जब भी कोई बिल बनता है उसको प्रेजेंट किया जाता है बोथ द हाउसेस में, प्रेजेंट करने के बाद उस पर डिबेट्स होती है। इन डिबेट्स के थ्रू हमें जो है लेजिस्लेचर का इंटेंट पता लगता है कि वो क्यों ये लॉ बना करके इसको इंडियन सोसाइटी में लाना चाहती है। वो इंटेंट जानने के बाद जब हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, इन दैट केस उस इंटरप्रिटेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंट था, जो कि हमें डिबेट से पता लगा है, वो इंटेंट ना डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये चीज इंटरप्रिटेशन के वक्त ध्यान रखी जाएगी। ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव डिबेट का। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। रूल ऑफ सेवरेबिलिटी सिंपल इतना ही है कि जैसे इसी में एग्जांपल ले लेते हैं, एक लॉ बना जिसमें 2 चीजें थी, ए और बी। अब इनको हार्मोनियसली हमने कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी बट नहीं हुआ, फेल हो गए। तो इन दैट केस क्या करेंगे, सपोज बी जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है, उसको वायलेट कर रहा है, इन दैट बी को हम जो है उसको वहां से उस एक्ट से रिमूव कर देंगे और ए को वैलिड रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हमने उसको सेपरेट कर दिया। बी पॉइंट जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने सेपरेट कर दिया और ए पॉइंट को हमने वैलिड रखा, जिससे लॉ तो वैलिड रहा बट ये जो एक पॉइंट था इसको हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट था, और ये इसलिए पूरा लॉ रिपेल नहीं हुआ, बस केवल बी वाला पॉइंट इसको रिमूव कर दिया और इससे हमारा काम इजी हो गया कि लॉ नहीं खत्म हुआ और केवल एक पॉइंट हटाने से काम हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, जो कि है लास्ट पॉइंट हमारा सिंपल यही है, जो मैंने इसमें पीपीटी में मेंशन नहीं किया है, वो है
जुडिशियल रिव्यू जो मैंने फ्लो चार्ट में मेंशन कराया था, इसके जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 13, 32, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं, और हाई कोर्ट के लिए हैं आर्टिकल 226। तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और जो रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट है वो लॉ को जुडिशियली रिव्यू कर सकती है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, अब इसी में मैं बताऊंगा हाई कोर्ट के लिए कैसे जो सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो सब्जेक्ट्स के जो लॉज हैं उनको हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, और जो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उन सब्जेक्ट्स के लॉ को सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मेन जो इंटेंशन है वो लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुए तो उनको वॉइड डिक्लेयर कर देगी, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुए तो वो वैलिड मान लिए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी यूनिट 2 पूरी खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस लीगल मेथड का। आईपी यूनिवर्सिटी के लिए मेन सिलेबस है, बट बाकी यूनिवर्सिटी में भी जितने भी लॉ कोर्सेज हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही सिलेबस आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।